नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे आज जो एलडीसी पेपर 2018 है उसके साइंस क्वेश्चन थे, उनके सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। एलडीसी 2018 साइंस जो पेपर हुआ था आपका, 50 क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर एलडीसी पेपर में साइंस के, उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो आपका 2018 के अंदर साइंस में पहला क्वेश्चन था वो ये था कि ऊर्जा के पिरामिड होते हैं, ऊर्जा के पिरामिड होते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी कि ऊर्जा के जो पिरामिड होते हैं वो कैसे होते हैं। तो जो ऊर्जा के जो पिरामिड होते हैं वो सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं, सीधी अवस्था में होते हैं। तो इस प्रकार से ऊर्जा के पिरामिड होते हैं। ये जो पिरामिड है ऊर्जा के, इनमें आप जानते हैं सबसे नीचे क्या आते हैं, उत्पादक आते हैं, फिर आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर आते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तो ऊर्जा के जो पिरामिड होते हैं वो सदैव कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, खड़ी अवस्था में होते हैं। जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो होता है 10%। एक स्तर से दूसरे पोषक स्तर के अंदर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है मात्र 10%। इसको कहते हैं दशांक नियम, दशांक नियम भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन आता है बहुत सी बार कि ऊर्जा के एक स्तर से दूसरे स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण या ट्रांसफर होता है, तो वो होता है मात्र 10%। जैसे यहाँ पे ऊर्जा अगर 100% है तो इसका 10% कितना होगा, 100 का 10% 10 होगा, इसका 1 होगा, इसका 0.1 होगा। तो इस प्रकार से 10% ही क्या है, ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर के अंदर मात्र 10% ऊर्जा का ही क्या होता है, स्थानांतरण होता है। इसको कहते हैं दशांक नियम। तो इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि ऊर्जा के जो पिरामिड होते हैं वो कैसे होते हैं, सदैव सीधे होते हैं। और एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो कितना होता है, वो होता है 10%, जिसको कहते हैं दशांक नियम। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो देखिए आप। केंद्रीय डोगमा रिवर्स की खोज के लिए सन 1975 में नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था। ये केंद्रीय डोगमा रिवर्स है, इसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये दिया गया था आपके जो वैज्ञानिक है ये बाल्टीमोर को दिया गया था, बाल्टीमोर को दिया गया था। ये डाल्टन जानते हैं आप, परमाणु से संबंधित पुराना जो जैव प्रौद्योगिकी है इससे संबंधित है। तो जो केंद्रीय डोगमा रिवर्स की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला वो मिला बाल्टीमोर को। अगला क्वेश्चन है आपका वो देखिए। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किन कानूनों के अनुरूप होता है। ऊर्जा का प्रवाह होता है एक स्तर से दूसरे स्तर के अंदर, बताया मैंने आपको, दशांक नियम का पालन करता है। तो किस कानून के अनुरूप होता है, किस नियम को वो फॉलो करता है। तो देखिए गतिकी, संभवता, प्रकाश रसायन, ऊष्मागतिकी। तो जो फॉलो करता है वो करता है ऊष्मागतिकी। अब इसमें भी एक चीज़ है, ऊष्मागतिकी के नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, शून्य नियम। तो ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का पालन करता है, दूसरे नियम का पालन करता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में, तो इसके लिए कौन से नियम का पालन करता है वो, तो वो करता है ऊष्मागतिकी नियम का पालन करता है। और ऊष्मागतिकी जो नियम है उसमें भी किस नियम का करता है पालन, वो करता है दूसरे नियम का पालन करता है। जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या करता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। जो द्वितीय नियम है उसमें ये कहा जाता है कि ऊर्जा जो होती है स्थानांतरित, तो
पहले से दूसरे स्तर में ऊर्जा होती है स्थानांतरित, तो उसमें क्या होता है, उसमें हानि हो जाती है, उसमें लॉस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो दशांक नियम था, यहाँ पे क्या है 100%, लेकिन यहाँ कितनी मिल रही है, मात्र 10%। तो एक स्तर से दूसरे स्तर में जा रही है तो ऊर्जा की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो ये जो है नियम फॉलो करता है ऊष्मागति के दूसरे नियम का पालन करता है ऊर्जा प्रवाह के अंदर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, ऊष्मागति की। अगली बार मान लो क्वेश्चन आ जाए कि ऊष्मागति की कौन से नियम का पालन करता है, तो वो कौन सा नियम है, वो दूसरा नियम है। आगे देखिए, वायुमंडल में जल गैसीय अवस्था में किस रूप में पाया जाता है। जो वायुमंडल है अपना एनवायरमेंट, जो इसके अंदर वायुमंडल है, तो इसके अंदर जल है, तो जल गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो कौन सा रूप है, हिमकण है। हिमकण क्या होते हैं, बर्फ के कण होते हैं, तो ये गैसीय अवस्था नहीं है। जल की बूंदे, ये क्या है, लिक्विड है। और ये क्या है, जल्प वाष्प के रूप में। जो जल वाष्प है वो जल का गैसीय रूप है, गैसीय अवस्था है ये जल वाष्प। तो जो जल है तो वायुमंडल में गैसीय अवस्था में मिलता है, तो किसे मिलता है, वो जल वाष्प के रूप में मिलता है। ये देखिए, ये 3R पर्यावरण से संबंधित है। जो आप प्लास्टिक यूज करते हैं उनके बारे में है कि उसको उपयोग करना चाहिए, कम उपयोग करना चाहिए, पुनः उपयोग करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए। तो इसी निम्नलिखित में से कौन से 3R पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं। तो 3R हैं वो पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर है कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनश्चक्रण। इसको कहते हैं रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल। तो ये 3 जो R है इसको बोलते हैं 3R। 3R पद्धति इसको कहा जाता है, जिसमें रिड्यूज कम उपयोग करें, रीयूज उसको आप दोबारा उपयोग करें और उसको रिसाइकल कर दें, ताकि जो पर्यावरण है इसको क्या हो, हानि नहीं पहुँचे। तो ये 3R कॉन्सेप्ट है, कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनश्चक्रण, रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल। ये 3 चरण होते हैं 3R के। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों में ट्रिपल एंटीजन DPT किस रोग के रोकने हेतु दी जाती है। ये क्वेश्चन है आपका मानव स्वास्थ्य से, संक्रमण और असंक्रमण रोगों से। तो एक टीका होता है DPT का टीका, DPT का टीका। तो D का मतलब क्या है, D का मतलब है डिप्थीरिया, P का मतलब है पर्टोसिस, जिसको आप काली खांसी भी कहते हैं, काली खांसी या कुकर खांसी, काली खांसी। और T का मतलब है टिटनेस। तो ये 3 बीमारी के अंदर DPT का टीका लगाया जाता है। तो इसमें देखिए आप, D से डिप्थीरिया, P से क्या है, पर्टोसिस, इसका मतलब काली खांसी, कुकर खांसी भी कहते हैं इसको आप, और टिटनेस। जो आपका आंसर होगा नंबर ए होगा, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस। इसके अंदर आपको बात यह रखनी है कि एक टीका होता है BCG का टीका। BCG का टीका लगता है TB के अंदर। TB मतलब क्षय रोग के अंदर। क्षय रोग के अंदर टीका लगाया जाता है, वो लगाया जाता है BCG का टीका। और एक होता है मिजलस, जिसको आप खसरा कहते हैं, मिजलस, जिसमें लगता है कौन सा, MMR का टीका। ये क्या है, ये जीवाणु जनित रोग है। और जो मिजलस है ये क्या है, वायरस जनित रोग है। जो डिप्थीरिया है ये भी क्या है, जीवाणु जनित रोग है। कुकर खांसी ये भी जीवाणु जनित रोग है। टिटनेस क्या है, ये भी जीवाणु जनित रोग है। तो ये DPT, डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टिटनेस के अंदर ये टीका लगाया जाता है। तो इसका आंसर नंबर 1 होगा। आगे देखिए, किस वर्ष भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित किया गया। तो भारतीय पेटेंट अधिनियम, पेटेंट क्या होता है, किसी भी वस्तु का एकाधिकार, किसी भी वस्तु का क्या होता है, एकाधिकार होता है। जैसे आप मार्केट में साबुन देखते हैं, डव साबुन, निरमा साबुन, बहुत सारे साबुन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इनका एक पेटेंट है। इस नाम से कोई भी कंपनी दोबारा साबुन नहीं बनाएगी।
क्योंकि जो ये नाम है इस पे क्या है, डाउ कंपनी वालों का क्या है, एकाधिकार है। तो ये जो भारतीय पेटेंट अधिनियम है ये कब लागू हुआ, ये लागू हुआ 1970 के अंदर। और इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो पेटेंट है वो 20 वर्षों के लिए लागू होता है। 20 वर्ष के लिए क्या होता है, ये लागू होता है। कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, तो इसका जो पेटेंट है, इसका अधिकार है, वो कब तक है आपके पास, वो 20 वर्षों तक लागू रहेगा। फिर आपको इसको वापस रिन्यू कराना पड़ता है। तो जैव पेटेंट अधिनियम कब लागू हुआ, 1970 में हुआ। और जो जैव पेटेंट कितने वर्षों के लिए लागू होता है, वो होता है 20 वर्षों के लिए। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि 1970 में भारतीय जैव पेटेंट अधिकार लागू हुआ और कितने वर्षों के लिए लागू हो सकता है, 20 वर्षों के लिए लागू हो सकता है। आगे देखिए, आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत का विचार किसने प्रस्तुत किया। जो आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत का विचार है वो किसने दिया था, तो वो दिया था फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। फ्रांसिस क्रिक ने। ग्रेगर मेंडल जानते हो आप, कौन है, आनुवांशिकता के जनक हैं, आनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे पर उपयोग किया था। थॉमस एंड हंट मॉर्गन, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जिन्होंने जो जीवन से संबंधित है, जीवन का उदय है उससे संबंधित प्रयोग किए थे। जो फ्रांसिस क्रिक है, इन्होंने क्या किया था, आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका आंसर क्या है, फ्रांसिस क्रिक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का रक्त आधान में स्कंदन रोधी की तरह उपयोग किया जाता है। जब आप रक्तदान करते हैं तो रक्त जमे नहीं, रक्त जमे नहीं, तो उसके अंदर ऐसा कौन सा स्कंदन रोधी पदार्थ मिलाया जाता है जिसके कारण क्या हो, रक्त जमे नहीं। तो वो जो पदार्थ है वो आपका है सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट मैंने आपको पढ़ा दिया वहाँ पे रक्तदान के अंदर। तो जो सोडियम सिट्रेट है ये रक्त स्कंदन रोधी की तरह उपयोग में लिया जाता है ताकि जो ब्लड है वो जमे नहीं। तो इसको बोलते हैं रक्त स्कंदन रोधी। आगे देखिए, आरएनए अणु में थाइमिन के स्थान पर पाए जाने वाला नाइट्रोजनी क्षारक है। तो यहाँ पे देखिए आप, जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, ये होते हैं दो प्रकार के। एक तो होते हैं प्यूरिन, एक होते हैं पिरिमिडिन। दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। जो प्यूरिन होते हैं इसमें मिलते हैं दो, एडेनिन और गवानिन। इसमें मिलते हैं तीन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब जो डीएनए होता है उसमें तो मिलता है एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थाइमिन। लेकिन जो होता है आरएनए उसमें क्या मिलता है, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थाइमिन किस तरह क्या मिलता है, यूरेसिल पाया जाता है। ये नाइट्रोजन क्षारक दो होते हैं प्रकार के, प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो प्यूरिन के अंदर क्या आते हैं, दो क्षारक आते हैं, एडेनिन और गवानिन। और पिरिमिडिन में आते हैं तीन, साइट्रोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो यहाँ पे आप देखिए, आरएनए अणु में थाइमिन के स्थान पर पाए जाने वाला नाइट्रोजन क्षारक कौन सा है, तो वो कौन सा है, वो है यूरेसिल। ये देखिए यहाँ पे डीएनए में क्या मिलता है, एडेनिन, गवानिन, साइट्रोसिन और थाइमिन। जबकि जो आरएनए होता है उसमें थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। एक ही डिफरेंट नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है आरएनए के अंदर, वो कौन सा है, वो है यूरेसिल। तो आपका आंसर क्या होगा, यूरेसिल। आगे देखिए, विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ पे विविधताएं देखने को मिलती है तो वो कौन सा है आपका, वो है सागर पारिस्थितिकी तंत्र। जो महासागर होते हैं, सागर होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है। हमारे देश में एनीमिया की कमी से सबसे
बड़ी वजह निम्न में से किस तत्व की कमी है? जो एनीमिया होता है ये क्या होता है? एनीमिया क्या होता है? जो रक्त की कमी हो जाती है, रक्त की कमी किसके कारण होती है? जो लोहा धातु होता है ब्लड में, इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। जो सामान्यतः जो किशोरियाँ होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनमें देखने को मिलता है। तो जो एनीमिया रोग है वो किस तत्व की कमी से होता है? वो लोहा तत्व की कमी से होता है, जिसको बोलते हैं लोहा होता है फेरस। ये +2 अवस्था में होता है, तो इसको कहा जाता है लोहा। तो लोहा धातु की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? वो एनीमिया होता है। आगे देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने? तो उन्होंने चुने 7। लंबाई, बौनापन, उसका कलर, गोल पीले, झुर्रीदार। तो ये 7 लक्षण उन्होंने चुने प्रयोग के अंदर। मेंडल को कहते हैं आनुवांशिकता का जनक भी कहते हैं मेंडल को। आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल। आगे देखिए, इन्होंने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपरूपण का नियम। ये 3 नियम इन्होंने दिए। आगे देखिए, किस वैज्ञानिक ने वंशागति गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था? वंशागति गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? ये दिया था सट्टन ने। सट्टन नाम का वैज्ञानिक था, आपने नाम सुना होगा, सट्टन और बॉवेरी। तो सट्टन जो वैज्ञानिक था, इन्होंने दिया था सन 1900 के अंदर। सन 1900 के अंदर क्या दिया? गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था वंशागति का। कि वंशागति होती है वो किसके माध्यम से होती है? वो गुणसूत्र के माध्यम से होती है। आगे देखिए, एक इलेक्ट्रिक मोटर के में रूपांतरण होता है। एक इलेक्ट्रिक मोटर में रूपांतरण होता है। जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो किस ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलती है? तो ये इसमें आपसे पूछा गया है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। ये इलेक्ट्रिक जो मोटर होती है वो क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। आगे देखिए, दृष्टि धारा का मान या दृष्टि धारा की आवृत्ति क्या होती है? डीसी होती है, डीसी लाइट दृष्टि धारा, उसकी जो आवृत्ति होती है कितनी होती है? वो 0 होती है। प्रकाश की एक किरण एक अवतल दर्पण पर इसकी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की जाती है, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? देखिए, ये कहाँ से गुजरेगी? जो मुख्य फोकस है वहाँ से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है। तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो जो लेंस होता है, तो ये मुख्य फोकस होता है, यहाँ से गुजरती है। आगे देखिए, एक समतोतल लेंस म्यू 1.5 की वक्र सतह की त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस की वक्र सतह पर चांदी की पॉलिश की गई है। इस निकाय की क्षमता क्या होगी या पावर क्या होगी? तो यहाँ पे आपको दिया गया है, जो डायोप्टर है वो दिया गया है। तो आपको याद पता होगा कि P बराबर होता है 1/F। ये इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे R नहीं दिया गया है, तो R बराबर क्या होता है? पता है आपको? R बराबर क्या होता है? 2F होता है। तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर है वो क्या है? 10 है, डायोप्टर इसका आंसर है। आगे देखिए, लेंस का नियम, ये लेंस का नियम है जो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण नियम ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं, न ही उत्पन्न कर सकते हैं, इसको बोलते हैं संरक्षण नियम। तो जो लेंज का नियम है वो हेनरिक लेंज थे जिन्होंने लेंज का नियम दिया था, हेनरिक लेंज। तो ये नियम परिणाम किसका है? ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। आगे देखिए, विद्युत टेस्टर में कौन सा लैंप सूचक के रूप में काम में आता है? जो विद्युत टेस्टर होता है, जो आप लाइट चेक करते हैं तो किसी भी सॉकेट में लगाते हैं तो उसमें बल्ब जलता है, तो जो बल्ब होता है वो किसका बना होता है? तो वो होता है नियोन लैंप होता है, वो नियोन लैंप होता है। इलेक्ट्रिक आवेश की प्रवाह की दर क्या होती है? इलेक्ट्रिक जो आवेश होता है उसकी प्रवाह की दर क्या होती है? धारा का मात्रक क्या होता है? पता है आपको? एम्पियर होता है। तो ये एम्पियर इसका आंसर। आगे देखिए, जब हरी पत्ती पर सफेद प्रकाश आपतित होता है, ये कोई पत्ती है,
इस पे क्या पड़ रहा है, सफ़ेद प्रकाश पड़ रहा है, सफ़ेद प्रकाश पड़ रहा है। तो क्या होगा, देखिए जब पत्ती पर, हरी पत्ती पर सफ़ेद प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है कि जो पत्ती के द्वारा मुख्य रूप से हरा प्रकाश क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। जो हरा प्रकाश है वो क्या होगा, इससे परावर्तित हो जाएगा। तो जो वाइट कलर का प्रकाश था, सफ़ेद कलर का प्रकाश था, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर से जो हरा कलर का रंग है, प्रकाश है, वो क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा, आपतित नहीं होगा। और जो बाकी जो रंग है वो क्या हो जाएंगे, अवशोषित हो जाएंगे। बाकी क्या होंगे, अवशोषित हो जाएंगे। लेकिन जो हरा रंग है वो क्या होगा, मुख्य रूप से रंग क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। और जो बाकी वो क्या हो जाएंगे, अवशोषित हो जाएंगे। आगे देखिए, वह दृष्टि दोष जो आँख की कोर्निया की वक्रता के कारण क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर तलों में भिन्न होने के कारण उत्पन्न होती है। जो कोर्निया होती है उसकी वक्रता होती है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ऐसे तलों में भिन्न होती तो कारण होता है, उसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म, कहते हैं उसको, एस्टिग्मेटिज्म होते हैं। तो ये दृष्टि दोष होते हैं। एक तो होता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष। जो दूर दृष्टि दोष है इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। ये दूर का मतलब क्या है, पास का नहीं दिखता है, और निकट का मतलब क्या है, दूर का नहीं दिखता है। तो दूर दृष्टि दोष में जिस लेंस का उपयोग किया जाता है वो होता है उत्तल लेंस, और निकट में किया जाता है अवतल लेंस का। तो ये दो चीजें हैं, दूर का मतलब उत्तल लेंस और निकट का मतलब अवतल लेंस। दूर क्या होती है, दूर दृष्टि दोष, इसका मतलब पास का नजर नहीं आता है, उल्टा मतलब इसका। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, दूर का नहीं दिखता है। तो जिसको दूर का नहीं दिखता है उसके लिए अवतल लेंस, और जिसको पास का नहीं दिखता है उसको उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस काम आता है, उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष में कौन सा आता है, अवतल लेंस। आगे देखिए, एक चालक तार के लिए दो तापक्रम T1 व T2 पर 5 लेखाचित्र हैं। देखिए आप, फर्स्ट से 5 लेखाचित्र दिया गया है। तो इसमें जो ताप है उसका क्रम क्या होगा, जो ताप है वो क्या होगा, तो ताप क्या होगा, T1 ग्रेटर देन T2। तो T1 का ताप है वो T2 से ज़्यादा होगा। आगे देखिए, 5 वोल्ट की बैटरी से यदि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध, पता है आपको V बराबर क्या होता है, IR। तो प्रतिरोध आपको R याद करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका 2.5 ओम होगा। आगे देखिए, परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही है। परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ये हुआ तो ये परावर्तन हुआ, ये आपतन हुआ, या परावर्तन हुआ, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होता है। तो प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही है। तो ये कौन सी सतह के लिए सही है, केवल समतल सतह के लिए सही है, या अवतल सतह के लिए सही है, या उत्तल सतह के लिए सही है, या सभी सतह के लिए सही है। तो जो इसके अंदर क्या होता है, जब भी कोई आपतित किरण जाती है परावर्तित होकर, तो ये कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये क्या है, सतह कैसी भी हो तो सब पे क्या होंगे, ये बराबर होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ये सभी। सतह क्या हो, या तो उत्तल हो, या अवतल हो, या समतल हो, कैसा भी हो, जो परावर्तित है वो उसका नियम सेम रहेगा। आपतन कोण किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। निम्न सेलों में किस सेल से निरंतर व नियत धारा लंबे समय के लिए प्राप्त नहीं की जा सकती। एक सेल है इसके अंदर जिसमें क्या है, निरंतर व नियत धारा लंबे समय के लिए प्राप्त नहीं की जा सकती। तो वो सेल कौन सा है, आपका डेनियल सेल।
डेनियल सेल से क्या है, लंबे समय तक विद्युत धारा नियत मात्रा में प्राप्त नहीं कर सकते हैं आप। और सबसे क्या हो, नियत मात्रा में कंटिन्यूटी से आपके करंट प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए, एक लेंस वायु में अपसारी लेंस और पानी के अंदर अभिसारी लेंस के समान व्यवहार करता है तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये अपवर्तनांक होता है, पानी का अलग होता है, गैस का अलग होता है, वायु का अलग होता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका है 1.0 म्यू 1.3। ये इसका लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? दो होते हैं परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन हमेशा कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय होते हैं मतलब इनको वापस से प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए, जंग लगना, जंग लगना क्या है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। जितने भी धातु हैं सब पे जंग लगता है तो वो सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। चांदिया काला होना तो ये भी क्या है? एक प्रकार का जंग लगना है तो ये भी क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। कागज का जलना, कोई भी वस्तु जलती है तो क्या निकलता है? धुआं निकलता है। तो धुआं निकलना क्या है? एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। इनको, इन तीनों चीज़ों को आप वापस से प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जो पानी का उबलना है, पानी का उबलना, पानी का जमना, ये सब क्या है? ये भौतिक परिवर्तन में आते हैं। तो पानी का उबलना क्या है? यहाँ पे एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। और जो बाकी सब है वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखिए, अभिक्रिया KMnO4 H2C2O4 डॉट डॉट MnO2 व CO2 के संदर्भ में KMnO4 का तुल्यांकी भार 52.66 हो तो KMnO4 का अणुभार क्या होगा? तो इसका अणुभार क्या होगा? देखिए, ये रिएक्शन है एक, तो इसमें अणुभार पूछा गया है आपका KMnO4 का, तो ये है 158.4 इसका तो अणुभार होगा। ये देखिए, निम्न में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन संख्या धनात्मक होती है? ऑक्सीजन अंक होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, वहाँ से क्वेश्चन आया है आपके। तो इसके अंदर किस यौगिक के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अवस्था धनात्मक है? तो वो है OF2 के अंदर। ये हकल का नियम है। हकल के नियम अनुसार किस यौगिक में एरोमेटिक है? तो इसका आंसर ये वाला है, ऑप्शन नंबर बी। एरोमेटिक और एलिफेटिक दो प्रकार के कार्बन यौगिक होते हैं, तो आपसे पूछा गया है एरोमेटिक, तो ये एरोमेटिक यौगिक है। पेंटेन में कितने संरचनात्मक समावेशी संबंध है? तो पेंटेन जो होता है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, एथ मेथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक, तो ये कार्बन होते हैं। मेथ जैसे पेंट है तो 5 हुआ, हेक्स हुआ तो 6 हुआ, हेप्ट हुआ तो 7 हुआ, ऑक्ट हुआ तो 8, नॉन मतलब 9 और डेक मतलब 10। तो ये समावेशी पूछ रहा है, समावेशी संबंध है। तो पेंटेन में कितने हैं? 3 समावेशी संभव होते हैं पेंटेन के अंदर। आगे देखिए, प्रशीतक में 4 सामान्य प्रकारों में से कौन सा उच्चतम ओजोन अक्षय क्षमता रखता है? ओजोन को सबसे ज़्यादा जो हानि पहुंचती है वो कौन से प्रकार का उच्चतम ओजोन अक्षय है? तो इसके अंदर जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या कर रहा है? ओजोन को क्षति पहुंचाता है। प्रशीतक क्या होते हैं? जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, शीतलता प्राप्त की जैसी है, और जो फ्रिज है आपका, उसके अंदर प्रशीतक के रूप में जो गैसें काम में ली जाती हैं। तो इसके अंदर जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये क्या है? ये ओजोन परत के लिए अधिक हानिकारक है। सफ़ेद लेड सीसा, इसका जो फॉर्मूला है PbOH.PbCO3, इसका ये फॉर्मूला है सफ़ेद लेड सीसा का। एक फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है क्योंकि दैनिक जीवन में काम आने वाले जो रसायन हैं वहाँ से एक क्वेश्चन आता है, तो ये फॉर्मूला आपसे पूछा गया है यहाँ पे। नायलॉन 66 एक एकलक इकाई होती है। ये क्या है? जो नायलॉन 66 है, ये क्या है? एक प्रकार का बहुलक है। बहुलक क्या होता है? जो बहुत सारी एकलक इकाइयाँ होती है उनसे मिलकर क्या बनता है? बहुलक बनता है। जैसे माला होती है, तो माला के अंदर क्या है? माला कब बनी? जब एक एक मोती उसके अंदर गया तो क्या बन गई? पूरी माला बन गई। तो वैसे क्या होता है? बहुलक होता है। तो जितने भी एकलक हैं, जितने भी एकलक क्या बनाते हैं? मिलकर बहुलक का निर्माण करते हैं।
तो जो एकलक इकाइयाँ होती हैं आपस में मिलकर बनाती हैं बहुलक का निर्माण करती हैं। तो इसके अंदर कौन सी इकाइयाँ हैं जो नायलॉन 66 का क्या करती हैं, बहुलक बनाती हैं, तो वो करती हैं एडिपिक अम्ल व हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। इनके एकलक से क्या बनता है, नायलॉन 66 बनता है। ये क्या है, एक प्रकार का बहुलक है, एक प्रकार का रेशा है, कृत्रिम रेशा है। तो ये किसके एकलक इकाई से बना है, ये बना है एडिपिक अम्ल व हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के एकलक इकाइयों से बना है। ताप दृढ़ बहुलकों के लिए सही कथन कौन सा है, जो ताप दृढ़ बहुलक होते हैं उनके लिए सही कथन कौन सा है, तो ये देखिए आप, सही कथन, ये तिर्यकबद्ध बहुलक होते हैं, गर्म करने पर न पिघलते हैं न ही नर्म होते हैं, गर्म करने पर तिर्यक बंदों द्वारा जाल का निर्माण होता है तथा जब इसे ठंडा करते हैं तो अनुत्क्रमणीय रूप से कठोर हो जाता है। जो ताप दृढ़ बहुलक होते हैं वो क्या होते हैं, गर्म करने पर पिघलते नहीं हैं, नहीं क्या होते हैं, नर्म होते हैं। तो ये बात सही है। तिर्यकबद्ध होते हैं, ये भी सही है। गर्म करने पर तिर्यक बंदों द्वारा जाल का निर्माण होता है और ठंडे करते तो अनुत्क्रमणीय रूप से कठोर हो जाते हैं, ये भी बात सही है। तो इसमें चारों स्टेटमेंट क्या है, सही है। किसके लिए, ताप दृढ़ बहुलक के लिए। जो थर्मोसेटिंग है, थर्मोसेटिंग क्या है, जिसकी सेटिंग हो गई एक बार, टूटता नहीं है दोबारा। सेटिंग क्या होती है, एक बार हो गई तो दोबारा टूटे ना, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग। तो ना तो पिघलेगा नहीं नर्म होगा, तो इतनी कठोर सेटिंग उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग। आगे देखिए, विषम मांगी उत्प्रेरण की सक्रियता निर्भर करती है। आपके सिलेबस में है उत्प्रेरक, इसमें सममांगी, विषम मांगी, धनात्मक, उत्प्रेरक, ये सब आपके क्वेश्चन में है। तो विषम मांगी जो उत्प्रेरण है उनकी सक्रियता जो निर्भर करती है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उस पर निर्भर करती है। अच्छा उत्प्रेरक एवं ऑक्सीकरण संख्या को बदलने की क्षमता रखने वाला तत्व कौन सा है। अच्छा उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होता है, जो अभिक्रिया की दर को बदल देता है उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। ये धनात्मक हो सकते हैं, ऋणात्मक हो सकते हैं, सममांगी हो सकते हैं, विषममांगी हो सकते हैं। तो अच्छा उत्प्रेरक एवं ऑक्सीकरण संख्या को बदलने की क्षमता रखने वाला तत्व कौन सा है। तो संक्रमण तत्व है, नोबल तत्व है, क्षारीय धातु है, या सभी है। तो जो संक्रमण तत्व होता है वो क्या होता है, वो ऑक्सीकरण संख्या बदलने की क्षमता रखता है। क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो क्रोमियम धातु होती है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो 3d54s1, 3d54s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछता है, कॉपर का पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो कॉपर कितना होता है, आर्गन कितना होता है 18, 3d10 और 4s1, ये किसका है, ये है कॉपर का। तो कॉपर का और क्रोमियम का ज़्यादा पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको दोनों बता दिए गए हैं, क्रोमियम का 3d54s1 और जो कॉपर का है वो है आर्गन। आर्गन मतलब 18, 1s2, 2s2, 2p6, ये क्या है 18 तक है, तो इसको लिखा जाता है AR, आर्गन 18। 18 और 10 कितने हो गए, 28 रेक 29, तो इसका क्या है क्रमांक है। तो वैसे ही 3d5 और 4s1 किसका है, वो है क्रोमियम का। तो यहाँ पे आपको दोनों बता दिए गए हैं। तो ये एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं। आगे देखिए, pH3 की तुलना में NH3 का क्वथनांक ज़्यादा होता है, क्यों होता है पता होगा आपको। क्योंकि जो NH3 है, तो NH3 में क्या होता है, हाइड्रोजन जो बंध हैं वो ज़्यादा होते हैं। NH3 में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। आगे देखिए, ये एक मिलान है, इसको आपको करना है। जो PVC है वो क्या है, PVC ताप सुगट्टे बहुलक है। तो PVC आपका वो क्या है, ताप सुगट्टे बहुलक है। जो बेकेलाइट है आपका वो क्या है, ताप दृढ़ बहुलक है। और जो वल्कियत रबड़ है वो क्या है आपका, वो प्रत्यास्थ बहुलक है। और जो नायलॉन 6 है वो क्या है, फाइबर से आपका। तो इसमें पहले में क्या आएगा, बी, पहले में क्या है बी, पहले में बी, दूसरे में क्या आएगा ए, तीसरे में क्या है डी, और चौथे में सी।
तो ये इसका मिलान है। पीवीसी क्या है? पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये पीवीसी है, एक बहुलक है प्रकार का पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जो क्या है? एक प्रकार का ताप सुगट्टे बहुलक होता है। पीवीसी क्या है? ताप सुगट्टे का मतलब क्या होता है? इसको वापस से आप पिघला सकते हैं और नई वस्तुएं बना सकते हैं, इसको बोलते हैं ताप सुगट्टे। ताप दृढ़ क्या होता है? जो आपके लाइट के बोर्ड आते हैं, जो आप बटन देखते हैं लाइट के, ये क्या है? ये ताप दृढ़ बहुलक है, क्योंकि एक बार जल गए तो दोबारा उनसे नहीं बनते हैं। तो नरम होते हैं, नहीं क्या होते हैं? गर्म होते हैं जल्दी से, और एक बार ठंडा होने के बाद क्या होते हैं? ये जम जाते हैं। तो ताप दृढ़ का मतलब थर्मोसेटिंग, और जो ताप सुगट्टे इसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। जो आपकी कुर्सी आती हैं, चेयर्स आती हैं, वो क्या है? वो सब थर्मोप्लास्टिक है, जिनको पिघलाकर दूसरी वस्तुएं वापस से आप आसानी से बनाई जा सकती हैं। तो इसका मिलान है। आगे देखिए, किस कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमोजी का परिचय अपने मोबाइल डिवाइस में कराया था? जानते हैं मोबाइल जो इमोजी होती है, स्माइली होती है, सैड वाली होती है, हर्ट वाली होती है, और बहुत सारे इमोजीज होते हैं, थम, नमस्कार वाले इमोजी, फूल वाले इमोजी, बहुत सारे इमोजीज होते हैं। तो सबसे पहले अपने जो मोबाइल है किसने कराया था परिचय? तो वो कराया था एप्पल ने। एप्पल जो कंपनी है उसने अपने फ़ोन के अंदर क्या दिया? इमोजी का परिचय अपने मोबाइल डिवाइस में कराया था। प्रत्येक XML डॉक्यूमेंट के साथ आरंभ होता है। जो आपका XML डॉक्यूमेंट होता है, इसके साथ क्या आरंभ होता है? तो इसके साथ आरंभ होता है XML वर्जन विवरण आरंभ होता है। आगे देखिए, स्पेशल डेटा विश्लेषण के लिए प्रयोग में आने वाला ओपन सोर्स टूल है, तो वो क्या है? वो क्यूज है। क्या है वो? क्यूज, QGIS है। आगे देखिए, कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसको बोलते हैं AI। जो भी चल रहा है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला रोबोट, ऐसा रोबोट जिसके अंदर क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धि थी। तो अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला रोबोट कौन सा था? वो क्या था? वो साइमन था। क्या नाम था उसका रोबोट का? साइमन। प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउजर है, तो वो है एयरवाइज। जो प्रथम ग्राफिकल यूजर होता है, ग्राफिक्स कार्ड होते हैं बहुत सारे जिससे आप डिस्प्ले देखते हैं, तो ये भी क्या है? इसमें भी ग्राफिक कार्ड है एक, जो ये आपको डिस्प्ले दिखा रहा है। तो ऐसे यूजर इंटरफेस के साथ वेब ब्राउजर कौन सा है? वो है एयरवाइज। आगे देखिए, कथन I++, ये आपका लैंग्वेज से संबंधित C++, जावा कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, उससे संबंधित क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, I बराबर I+I डॉट कोमा। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? जो परम कंप्यूटर था भारत का, उसका आरंभ किस वर्ष हुआ? तो वो हुआ था 1991 के अंदर। 1991 के अंदर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर परम का शुभारंभ हुआ था। पृथ्वी की सतह से 2D, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल चित्रण निरूपण का पता लगाने के लिए इसरो के द्वारा, जो इसरो है, स्पेस सेंटर है भारत का, इसरो के द्वारा विकसित एक भारतीय सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो वो है भुवन। जो भुवन सॉफ्टवेयर है, इसके माध्यम से जो पृथ्वी की सतह है उसके 3D और 2D और 3D पिक्चर्स ली जाती हैं। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे जो LDC 2018 में आए थे आपके। इनका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देख लिया है, तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बहुत सी बार क्या होता है कि रिपीट क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो एक बार इस क्लास को आप देखिएगा। आगामी कक्षाओं में जो हमारा टॉपिक चल रहा था कंटिन्यू सिलेबस के बारे में, CET और LDC के बारे में, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।